नो डाउट। No, ma'am. गुड, इंटेलिजेंट बच्चे। स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, ma'am. तो लास्ट क्लास में हमने प्राइसेस का किया था कि प्राइसेस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, प्राइस कंट्रोल मेथड्स, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर्स। देन हमने किया था मिनिमम वेज कि लेबर सप्लाई, लेबर डिमांड किस तरह इम्पैक्ट होती है थ्रू वेज लेवल। ठीक है, कि वेज में कुछ भी चेंज होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा लेबर के डिमांड पर या फिर लेबर के सप्लाई में। अब नेक्स्ट हमें करना था टैक्सेस। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। टैक्सेस होते क्या है? टैक्सेस मेजरली होती है गवर्नमेंट की इनकम। गवर्नमेंट की एज इन अगर हम कहें कि हमारा इनकम टैक्स हम पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, या फिर हम एक्साइज ड्यूटी, काफ़ी चीज़ों पे हम टैक्स पे करते हैं। तो ये सब टैक्स जाता कहाँ है? ये सब जाता है गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट उस टैक्स को यूज़ करती है अलग अलग एक्सपेंडिचर में। अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते क्या क्या हैं? जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज निकालती है, स्कीम निकालती है। स्कीम एज इन अगर गवर्नमेंट ने कहा कि कोई भी अगर सर्विस है उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, या फिर जैसे फ्री राशन की स्कीम निकाली, या फिर फ्री मेडिकल फैसिलिटी की स्कीम निकाली, और फ्री एजुकेशन की स्कीम निकली, और जैसे गवर्नमेंट्स अपने गवर्नमेंट स्कूल्स बनते हैं, गवर्नमेंट पार्क बनते हैं, बिल्डिंग्स, या फिर उनकी मेंटेनेंस। तो ये सब आते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में। अब एक्सपेंडिचर में गिफ्ट्स भी काउंट होते हैं। जैसे किसी एक नेशन के गवर्नमेंट दूसरे नेशन के गवर्नमेंट को कोई भी गिफ्ट दे दिया। अब गिफ्ट क्या हो सकता है? गिफ्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दे वो एक्सचेंज पर, या फिर कुछ भी फाइनेंशियल एसेट जैसे कैपिटल है या फिर कैश है वो ट्रांसफर कर दे। उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर दे मैम। इन्वेस्टमेंट तो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होगी, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा। लेकिन मेजरली होता क्या है, जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है वो तो गवर्नमेंट के पास वापस आता है ना, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता है उस पर। तो इन्वेस्टमेंट अलग चीज हो गई और एक्सपेंडिचर अलग चीज होगी। एक्सपेंडिचर जैसे गवर्नमेंट ने अगर किसी, जैसे हाँ, ग्रांट्स गवर्नमेंट की स्कीम में आ गया। और जो मैं अभी गिफ्ट्स की बात कह रही थी, गिफ्ट्स आ गया यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में। यूनिलेटरल ट्रांसफर होता क्या है? उसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिसीव होते हैं। जैसे लाडली स्कीम आई थी गवर्नमेंट की फॉर फीमेल्स, तो वो भी एक यूनिलेटरल ट्रांसफर का एग्जांपल है। उसमें सबके जो फीमेल चाइल्ड था उनके अकाउंट में सिर्फ कैश आया था। तो वो भी इसका एग्जांपल है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का। और एक्सपेंडिचर मेजरली आते हैं जिसका हमें वापस में कुछ मिलता नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूँ मेंटेनेंस ऑफ अ पब्लिक पार्क, तो हमने किसी चीज़ की मेंटेनेंस करी, साफ सफाई करवाई, वहाँ पे बेंचेस लगवाए, तो उसके बदले गवर्नमेंट को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा ना कुछ, तो वो अलग एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। तो अब गवर्नमेंट को इतनी चीज़ों में खर्चा करने के लिए पैसे चाहिए, वो पैसे आते हैं टैक्सेस के थ्रू। अब टैक्सेस गवर्नमेंट किससे लेगी? मार्केट से लेगी। तो मार्केट से गवर्नमेंट जब पैसे लेती है, अब मेजर क्वेश्चन आता है कि मार्केट में वो टैक्स कौन पे करेगा? कंज्यूमर पे करेगा या फिर प्रोड्यूसर? तो अब ये चीज डिपेंड करती है इलास्टिसिटी के ऊपर कि कौन ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर। और इसको जो हम पढ़ते हैं इस स्टडी को, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है टैक्स इंसिडेंस। इसे हम बोलते हैं टैक्स इंसिडेंस। टैक्स इंसिडेंस मतलब कितना अमाउंट प्रोड्यूसर के पास जाएगा, कितना अमाउंट कंज्यूमर के पास जाएगा। जैसे अगर हम कहें किसी भी प्रोडक्ट पे 20 रुपीज का टैक्स लगा है, ठीक है, तो 20 रुपीज के टैक्स में से कितना रेशियो ऑफ टैक्स कंज्यूमर दे रहा है, कितना रेशियो ऑफ टैक्स प्रोड्यूसर दे रहा है, और इस पूरी स्टडी को बोलेंगे टैक्स इंसिडेंस। अब टैक्स देने का मतलब है टैक्स बर्डन आ रहा है उस पर्सन के ऊपर। तो हमने कहा कि टैक्स बर्डन कितना कंज्यूमर के ऊपर आ रहा है, टैक्स बर्डन कितना प्रोड्यूसर के ऊपर आ रहा है। टू स्टडी दिस हम इसको नाम देंगे टैक्स इंसिडेंस। और टैक्स इंसिडेंस डिपेंड करेगा डिमांड के ऊपर और सप्लाई के ऊपर, डिमांड सप्लाई की इलास्टिसिटी लेवल। ठीक है, इतना समझ आया? Yes, ma'am. अब इलास्टिसिटी लेवल
किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है टैक्स इंसिडेंस को, मतलब टैक्स के बर्डन को, हमें ये पढ़ना है। सो इलास्टिसिटी लेवल किस तरह इम्पैक्ट करेगा टैक्स इंसिडेंस को। अगर मैं कहूँ कि मैं मार्केट गई किसी बुक को परचेज करने, वो बुक 100 रुपीज की थी, ठीक है। अब उस 100 रुपीज की बुक पर पहले मेरी कुछ डिमांड लेवल था, अब गवर्नमेंट ने उस बुक पे 20 रुपीज का टैक्स लगा दिया, अब वो बुक 120 रुपीज की हो गई। अब अगर मेरा ये केस था कि मुझे वो बुक चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, मतलब चाहे उसका प्राइस 100 रहे, 120 रहे, 140 रहे, कुछ भी प्राइस रहे, वट मैं वो बुक परचेज करूंगी ही। तो यू कैन से कि मेरी डिमांड इनइलास्टिक है उस बुक के लिए, उसका मेरी उस बुक की मांग का लोच कम है, डिमांड इज इनइलास्टिक फॉर दिस पर्टिकुलर बुक। तो जितना भी टैक्स का बर्डन होगा, जो रेशियो ऑफ टैक्स पे करना होगा, वो टोटल मुझे पे करना होगा। अगर 20 रुपीज का टैक्स है तो वो टैक्स का शेयर मेरे ऊपर ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू दी प्रोड्यूसर, क्योंकि मेरी डिमांड इनइलास्टिक है। अब अगर इसका जस्ट अपोजिट केस मैं लूं, अगर टैक्स 120 रुपीज का बुक का प्राइस हो गया, टैक्स लगा 20, और मैं ये कहूँ कि मुझे ये बुक इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर इस पर टैक्स लग गया तो ये बुक मेरे लिए महंगी हो गई, आई एम नॉट परचेजिंग इट, मैं कोई और बुक जाके खरीद रही हूँ मार्केट में जाके, ठीक है, ये बुक आई एम नॉट परचेजिंग इट। तो इसमें यू कैन से कि उस बुक के लिए मेरी डिमांड है इलास्टिक, मतलब प्राइस में कुछ भी चेंज हुआ तो मैंने अपनी डिमांड को फौरन चेंज कर दिया, दिस इज इलास्टिक, ठीक है। अब जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी उतनी ही डिमांड पे इफेक्ट आएगा टैक्स का। तो इसी वजह से ज्यादा इलास्टिसिटी मतलब टैक्स का बर्डन कम होना, ठीक है। और अगर कंज्यूमर के एंड पे इलास्टिसिटी बदल रही है, कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर डिमांड करता है, तो अगर कंज्यूमर के एंड पे इलास्टिसिटी बदल रही है तो आई कैन से इट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जितनी कम होगी, टैक्स का बर्डन उतना कम होगा कंज्यूमर के ऊपर, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जितनी ज्यादा होगी उतना ही टैक्स का बर्डन कम होगा कंज्यूमर के ऊपर, ठीक है। इतना समझ आया। यस मैम। अब ये तो थी कंज्यूमर की बात। अगर सेम बात आई प्रोड्यूसर की, प्रोड्यूसर ने कोई बुक बनाई 80 रुपीज की, उसे कॉस्टिंग आई प्रोड्यूसर को, ठीक है, 80 रुपीज की कॉस्टिंग में टैक्स लगा 20 का, ठीक है, टैक्स 20 का फिक्स है। अब गवर्नमेंट ने कहा कि आपको, प्रोड्यूसर को बोला कि ये बुक आपको बनानी ही बनानी है, चाहे इसका प्राइस कम हो या ज्यादा हो। इसका मतलब उस बुक की जो सप्लाई है वो हो गई इनइलास्टिक, मतलब सप्लाई में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। तो 80 रुपीज की बुक थी, 20 का जो टैक्स था, मतलब बुक की कॉस्टिंग हो गई प्रोड्यूसर के लिए 100 रुपीज, और वो सेल भी अगर 100 की ही हो रही है तो इसका मतलब हुआ कि प्रोड्यूसर तो लॉसेस में आ गया ना, क्योंकि उसको जितने की कॉस्टिंग पड़ी थी उतने की बुक बिक रही है, उसको तो जीरो प्रॉफिट हो गया। तो उस केस में सप्लाई हो गई कम। अब इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा इनइलास्टिक सप्लाई होगी, टैक्स का बर्डन उतना ज्यादा आएगा प्रोड्यूसर के ऊपर। इसका जस्ट अपोजिट, जितनी ज्यादा इलास्टिक सप्लाई होगी उतना ही टैक्स का बर्डन कम आएगा प्रोड्यूसर के ऊपर। तो दोनों ही केस में वी कैन से अगर इलास्टिसिटी कम है तो टैक्स का बर्डन ज्यादा है, और अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है तो टैक्स का बर्डन कम है। इलास्टिसिटी ज्यादा होने का मतलब जो वो पर्सन है वो अपनी डिमांड को या फिर सप्लाई को किसी और चीज के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर लेता है, और इसीलिए टैक्स का बर्डन उस केस में कम होता है। ये क्लियर हुआ। यस मैम। अब जैसे ये छोड़ो इसको, नॉर्मल केस है, ये भी नॉर्मल केस है, ये देखो एक बार, ये दो डायग्राम्स हैं। अगर हम इसे देखें तो अगर डिमांड कर्व जितना ज्यादा स्टीपर होगा उतनी ही इलास्टिसिटी कम होगी, मतलब कोई भी कर्व जितना स्टीपर होगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी कम होगी, और कोई भी कर्व जितना ज्यादा फ्लैटर होगा, फ्लैटर मतलब बिछा हुआ, कोई भी कर्व जितना ज्यादा फ्लैटर होगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब जैसे ये वाला केस है, इस केस में हम देख सकते हैं डिमांड कर्व ब्लू वाला है, तो ऊपर वाले केस में डिमांड कर्व स्टीपर है और नीचे वाले केस में डिमांड कर्व फ्लैटर है। तो ऊपर वाले केस में इलास्टिसिटी कम है और नीचे वाले केस में इलास्टिसिटी ज्यादा है। सिमिलरली
ऊपर वाले केस में सप्लाई कर्व फ्लैटर है, इसका मतलब इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। नीचे वाले केस में सप्लाई कर्व स्टीपर है, इसका मतलब इसकी इलास्टिसिटी कम है। लिखा हुआ भी है इलास्टिक सप्लाई इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक सप्लाई इलास्टिक डिमांड। ठीक है, डायग्राम समझ आया पहले इतना? आई एम रिपीटिंग, ऊपर वाले केस में डिमांड इन इलास्टिक है। हमें पता है कि अगर जिस चीज की इलास्टिसिटी कम होती है उसके ऊपर टैक्स का बर्डन ज्यादा आता है। वी नो अगर किसी भी चीज की इलास्टिसिटी कम है तो उस पर्सन के ऊपर टैक्स का बर्डन ज्यादा आएगा। इस गिवन केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है, इन इलास्टिक डिमांड है, तो वी कैन सी कि टैक्स का बर्डन बायर्स के ऊपर ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू सेलर्स। जो ऊपर ब्लू वाला पार्ट है एरो से मार्क किया हुआ है उतना टैक्स का पार्ट कंज्यूमर ने पे किया, और जो नीचे रेड वाला पार्ट है उतना टैक्स का पार्ट प्रोड्यूसर्स ने पे किया। इनका टोटल सम हो गया टैक्स, जो टोटल टैक्स मार्केट में गया। ठीक है, ये टैक्स रिसीव करेगी गवर्नमेंट, और ऊपर वाला हाफ पार्ट जो स्क्वायर शेप पार्ट है वो पे करेंगे कंज्यूमर्स, और नीचे का रेक्टेंगल वाला पार्ट पे करेंगे प्रोड्यूसर्स। तो जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी उतना कम टैक्स का बर्डन, जितनी कम इलास्टिसिटी उतना ज्यादा टैक्स का बर्डन। ठीक है, ये क्लियर? ये क्लियर हुआ इतना? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। हम्म, एक डायग्राम जो मैम एक लड़का है वसीम मैम, वो पिछले 10 मिनट से ट्राई कर रहा है। 10 मिनट से तो हो ही नहीं सकता, उसने जो सभी ट्राई किया होगा। मैम वो बोल रहा है। तो वो आपके सामने ही मेरे फोन की स्क्रीन है, 10 मिनट से तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी एंट्री तो 3 o'clock तक की है ना लास्ट। इसमें कोई डाउट है किसी का? डाउट नो मैम। अब बात आती है लग्जरियस गुड की। तो लग्जरियस गुड का टैक्स कौन पे करेगा? जैसे हमें पता है कि लग्जरियस गुड की डिमांड मेजरली करते हैं फॉर्मल पीपल, रिच क्लास पीपल। ठीक है, रिच क्लास पीपल ज्यादा डिमांड करते हैं लग्जरियस गुड की एज कम्पेयर टू मिडिल क्लास। लेकिन मिडिल क्लास के ऊपर लग्जरियस गुड का टैक्स बर्डन ज्यादा आएगा, बिकॉज जैसे मानो कि हमारी इनकम, अगर नॉर्मल इंसान की इनकम है अगर मिडिल क्लास पर्सन की 20,000, और रिच पर्सन की इनकम है अगर 1 लाख। ठीक है, तो अगर टैक्स सेम रहा इनकम का 10%, तो जो 20,000 पर्सन है, 20,000 इनकम वाला पर्सन है, उसको टैक्स का बर्डन ज्यादा फील होगा एज कम्पेयर टू द रिच पर्सन, क्योंकि रिच पर्सन की इनकम ज्यादा है और कितना भी ज्यादा टैक्स हो जाए उसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसकी इनकम का प्रोपोर्शनेट इतना नहीं है जितना कि नॉर्मल पर्सन को टैक्स पे करना पड़ रहा है। जैसे अगर मानो कि मेरे को 5,000 की बुक्स खरीदनी है, उसके ऊपर टैक्स है 500 का, तो अगर इनकम ही 20,000 है तो 500 का टैक्स पे करने पर ज्यादा डिफिकल्टी होगी एज कम्पेयर जब 1 लाख की इनकम है। सो इसी वजह से लग्जरियस कमोडिटीज का टैक्स मिडिल क्लास के ऊपर ज्यादा बर्डन आता है एज कम्पेयर टू रिच। ये हमारा टैक्स बर्डन का पार्ट यहाँ कंप्लीट है। ये टैक्स वेज हमें सिर्फ यही बता रहा है कि वेज रेट मतलब सैलरी, जो सेंटर पॉइंट है ब्लैक वाला, उतनी सैलरी विदाउट टैक्स पे की गई है। ऊपर वाले जो सैलरी का पार्ट है उतना फर्म्स पे करेंगी, नीचे वाला वर्कर्स रिसीव। बीच का जो पार्ट है उतना टैक्स वेज होगा जो कि गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। ये जो डायग्राम है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, इस टैक्स के टॉपिक में मेन डायग्राम यही है।